का कितना दिया है 7 लाख कोटि। 2 इंद्री कितने हैं 7 लाख कोटि। फिर 3 इंद्री 8 लाख कोटि। 4 इंद्री 9 लाख कोटि। देखिए कितना अच्छा तरीका यहाँ पर दिया है 7 8 9। 2 इंद्री 7, 3 इंद्री 8 और 4 इंद्री 9। एक एक संख्या बस बढ़ाना है, बहुत कठिन संख्या नहीं, बहुत अच्छे से हम याद कर सकते हैं अच्छे से। बस एक बार पूरा उपयोग लगा कर पढ़ लें तो इसको हम एक बार में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अब देखिए आप 4 इंद्री, यहाँ पर 4 इंद्री आदि ना दे करके 4 इंद्री तो 9 लाख दे ही दिया है, पर पंच इंद्री के यहाँ पर थोड़े से भेद किए हैं। कौन कौन से भेद किए हैं? जलचर, थलचर और नवचर। तो जलचर किसे कहते हैं? जो जल में ही चरण करते हैं। चरण मतलब चलते हैं, जो जल में रहने वाले, जल में ही हमेशा आचरण करते रहते, विचरण करते रहते हैं, वो जलचर कहलाते हैं। जलचर में यदि मैं आपसे कहूँ कि सांप कौन सा चर है, देखिए पहले तीनों को समझ लेते हैं। जलचर मतलब जल में विचरण करने वाले, थल मतलब पृथ्वी पर विचरण करने वाले, और नभ मतलब आकाश में विचरण करने वाले पक्षी, पशु नहीं पक्षियाँ मात्र। तो ये हुए। अब यदि हम लोग जलचर, तो सांप भी क्या जलचर होते हैं? किसी से पूछना चाहूँगा, कौन बताएगा? चलिए रतन दीदी आप बताइए, क्या जलचर ही होते हैं सांप? हाँ होते हैं भैया जी, जो बारिश में सांप होते हैं ना, जो पानी में तैरते हैं, वो हाँ सांप जलचर होते हैं। जलचर होते हैं। जलचर भी होते हैं और थलचर भी होते हैं, दोनों भी भेद होते हैं उनमें। तो जो पानी में होते हैं वो जलचर ही होते हैं या वे नवचर ही होते हैं? क्या होते हैं? जलचर ही होते हैं, वो जल में ही रहते हैं। चलिए इनकी पुष्टि करने के लिए दीदी ने जो बताया है, उनकी पुष्टि करने के लिए हम लोग एक बार विजया दीदी से कहेंगे कि दीदी आप बताइए क्या दीदी का उत्तर सही है? जी भैया जी हमसे पूछ रहे हैं वैसे किसको पूछा भैया जी? हाँ आप। हाँ मैं बात कर सकती हूँ ना भैया जी। जो सांप पानी में होते हैं यानी जलचर भी होते हैं और थलचर भी होते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो जमीन पर भी चलते हैं, इसलिए उनको थलचर भी कह सकते हैं। सांप दोनों जगह रहते हैं। बहुत अच्छा। तो शिक्षा दीदी आप कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए आपका क्या मन है इस? मैं भी यही बोल रही थी, दोनों जगह सांप रहते हैं, थलचर और जलचर। हाँ तो रेणु दीदी आपका क्या मत है इस विषय में? भैया जी शायद उन्हें सरीसर बोलते हैं ना। सरीसर अलग चीज होती है। रेणु दीदी आप कुछ बताएंगे इस विषय में, कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए शायद दीदी को आवाज़ नहीं आ रही। रानू दीदी आप बताएंगे कुछ, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? वंदना भैया जी, जो सांप जल में रहता है उसे जलचर बोलेंगे, भले वो थलचर में आता है लेकिन थलचर नहीं माना जाएगा, उसको जलचर ही माना जाएगा। हाँ भैया जी, मैंने ना अब अपनी आवाज को पहले म्यूट की ना, स्क्रीन शेयर कर रही थी। अच्छा। इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। हाँ वैसे तो सर्प मेरे हिसाब से तीनों जगह होना चाहिए। उड़ने वाले सांप भी होते हैं, जल में रहने वाले भी होते हैं और पृथ्वी पर चलने वाले भी होते हैं। तो सर्प तो तीनों जगह होते हैं। जो पानी में रहने वाले हैं उनको सरीसर्प बोलते हैं। बहुत अच्छा। चलिए और कोई इस मत में कुछ बोलना चाहें? प्रेमलता दीदी आपका क्या मत है इस विषय में? भैया जी मैं तो थलचर ही बोलूंगी। बहुत अच्छा। चलिए संभव दीदी आप कुछ बोलेंगे? वंदना भैया जी,
भैया जी उनको उभयचर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो जल में भी रहते हैं और पृथ्वी पे भी रहते हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, तो ये उभयचर कहलाएंगे, न तो वो जलचर और न थलचर। भैया जी चलिए बहुत अच्छा। सन्मति दी, आप क्या कहना चाहेंगे? वंदना भैया जी, पानी में रहते हैं ना, म्हणजे जमिनीवर येत नाही ते एक पाण्यातले साप, आणि जमिनीवरचे जे असतात ते एक पाण्यात जात नाही. बर, चलिए। और सभी के मत लगभग एक से मिल रहे हैं, और मेरा मत तो ये है कि देखिए, किसी के पानी में रहने से जीव एक ही चर होता है। जो जलचर होगा वो नवचर और थलचर नहीं होता। जो थलचर होता है वो नवचर और थलचर नहीं होता। भले ही वो चलता एक अलग विषय है, पर उसका स्वभाव जो होता है वो एक चर का ही होता है। तो उसको हम लोग, सांप जो है वो सांप हमेशा थलचर ही होता है, जलचर सांप नहीं होते। जल में रहते हैं, तैर लेते हैं, वो हर सांप तैर लेता है, हर सांप रह लेता है, पर वे थलचर ही होते हैं। थल पर ही अधिकतर विचरण कर सकते हैं, ज़्यादा देर वो जल में नहीं रह सकते। और जो जितना भी रोक लो जल में वो रुके रहेंगे, उनको कोई पीड़ा नहीं होगी, वे जलचर कहलाएंगे। और जिनको थल में रहने से कोई पीड़ा नहीं होती है, अन्य जगह रहने पर पीड़ा होती है, वो थलचर कहलाएंगे। नवचर, पक्षियों का स्वभाव है नभ में ही रहना। वो कभी ज़मीन पर बहुत अधिक, हाँ वैसे बैठते हैं, आते हैं, अलग विषय है, पर वे ज़मीन पे किसी कारणवश बैठते हैं, किसी कारणवश आते हैं, वो अलग विषय है। बाकी वे उड़ने में ही अपना स्वभाव, उनको आनंद स्वभाव उनका नभ में, इसलिए उनको पर दिए ही गए हैं कि वो नवचर हैं। नभ में विचरण करना उनका स्वभाव है। और जिनका स्वभाव नभ में चर है, उनको और किसी में आनंद नहीं आएगा, किसी कारणवश कर लें, बात अलग है। वैसे ही सांप जल में रहने का स्वभाव नहीं है उसका। सांप को अक्सर बाहर रहना ही पसंद होता है। यदि मान लो सांप, यदि मानिए पानी में भी रहता है, तो वो पानी में भी नीचे तल में बैठ के रहता है, एकदम हमेशा तैरता ही नहीं रहता है, क्योंकि उसको तैरना स्वभाव नहीं है, थक जाता है, थक जाएगा। पर मछली का स्वभाव क्या है? मछली अक्सर तैरती रहती, नीचे बहुत कम बैठती हैं, और नीचे भी कभी बैठेंगी भी तो आप लोगों ने वैसे उसमें भरी हुई देखी होंगी, कभी कभी वो अपने बॉक्सेस जैसे बने रहते हैं, उनमें भी तैरती ही रहेंगी, बैठेंगी नहीं। तो ये उनका स्वभाव है कि जलचर ये कहलाती हैं। ऐसे और भी जीव होते हैं जो जल में ही रहना पसंद करते हैं, जल ही उनका आनंद है और जल में ही उनका विचरण करना अच्छा लगता है तो वो जलचर कहलाती हैं। तो थल में ही जिनका स्वभाव है, अधिकतर जो थल में ही रहना पसंद करते हैं, ये थलचर ही हैं। एक जीव एक ही चर होता है, ऐसा डबल या तिवल चर नहीं होते हैं, ऐसा हमारे गुरु, मतलब अपन ने गुरुमुख से सुने हैं। तो इसलिए सांप नवचर की कोटि में ही लिया जाएगा। तो अपन पढ़ रहे हैं, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, चलिए। तो नवचर नहीं, थलचर। यहाँ थलचर वैसे तो वंदना भैया जी, हाँ दीदी, ते उभयचर प्राणी कहते हैं ना, वो दोनों भी रहते हैं, कासव। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, पर आगम में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है कि कोई उभयचर होता है। वैसे सामान्य से भाई उबाल तोड़ते हैं या कुछ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वो अलग विषय हो जाती है। अब जैसे तो अपने यहाँ भी जो विद्याधर होते हैं वे भी उड़ते हैं, विद्याधरों के पास भी ऐसी विद्याएं होती हैं, वे उड़ते हैं, किंतु हम उनको कहने लगे कि भाई नवचर हो गए हैं, तो नवचर नहीं, वो थलचर ही कहलाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अपन समझना चाहिए।
तो यहाँ पर जो जलचर होते हैं उनकी 12.5 लाख करोड़ की गिनती बताई गई है। ठीक है, ये सब पंचेंद्री के भेद आ गए हैं। अब ये ध्यान रखना है किसके भेद चल रहे हैं। ऊपर हमने पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, ये सब एक इंद्री के भेद थे। फिर नीचे आ गए उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 4 इंद्री तक के भेद हो गए। और उसके बाद फिर जो आया है वो सब नीचे के भेद पंचेंद्री के हैं। अब तो पंचेंद्री, अब आपसे कहें जलचर, थलचर, नवचर, ये भी किसके भेद हैं? तो त्रियंच गति के भेद हैं। पंचेंद्री जीवों में किसके भेद हैं? पंचेंद्रिय के। त्रियंचों के। पंचेंद्री के भी हैं, पर पंचेंद्रियों में भी किसके भेद हैं? ये त्रियंच गति के भेद हैं। नवचर, जलचर और थलचर, ये किसके भेद आ गए हैं? ये सब आ गए हैं त्रियंचों के। इसलिए मनुष्यों को कोई चर नहीं कहेंगे, देवों को कोई चर नहीं कहेंगे, नारकियों को कोई चर नहीं कहेंगे। आप तो ये भेद बस त्रियंचों में ही होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अपन अभी कह रहे थे ना, एक मनुष्य थलचर हो, तो मनुष्यों में कोई चर की संख्या नहीं लगाएंगे। ये सब भेद हैं मात्र त्रियंचों के। तो त्रियंचों के ये 3 भेद हैं, जलचर, थलचर और नवचर। तो जल में जो विचरण करते हैं वो जलचर हैं, थल में जो विचरण करते हैं वो थलचर हैं, नभ में जो विचरण करने का स्वभाव जिनका है वो नवचर हैं। तो जलचर का कितना है? 12.5 लाख कोटि। इतनी कुल कोटि कितनी है? 12.5 लाख करोड़। फिर थलचर की कितनी है? 19 लाख करोड़। और नवचर की कितनी है? 12 लाख करोड़। मतलब पक्षी कम हैं और थल में रहने वाले जीव ज़्यादा हैं, और जलचर भी थलचर से थोड़े से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नभ में उड़ने वाले पक्षी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो उनके 12 लाख करोड़ भेद हैं और थलचर के 19 लाख करोड़ भेद हैं, जलचर के 12.5 लाख करोड़ भेद हैं। चलिए राशि दीदी आप म्यूट कर लीजिए। तो ये एक चीज पर ही गिनती रिपीट कर दीजिए। किसकी? ये जो आपने अभी तीनों उसकी बताई है ना, पंचेंद्रिय वाली, ये वाली तीनों गिनती एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, जलचर हैं जो, उनकी कुल कोटि कितनी है? 12.5 लाख करोड़। और उसके बाद आता है थलचर। तो थलचर की है 19 लाख करोड़ और नवचर की है 12 लाख करोड़ कुल कोटियाँ हैं। फिर आ गए, अब आ गए हम लोग, ये आ गए त्रियंच के भेद पूरे हो गए हैं। जलचर, थलचर, नवचर, ये भेद जो हो गए वो त्रियंच गति के हो गए हैं। अब आ गए नरक में। तो नरक में कुल कोटि कितनी है? तो 25 लाख करोड़ नरक की कुल कोटियाँ हैं। मतलब 25 लाख प्रकार के उत्पत्ति स्थानों के भेद हैं। सोचिए आप, इतनी जगह से नार की जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और अब देवों के उससे भी ज़्यादा 1 लाख और बढ़ चढ़ के हैं, 26 लाख करोड़ कुल कोटि हैं। और मनुष्यों की हैं 14 लाख करोड़ मनुष्यों की कुल कोटियाँ हैं। एक बार फिर से दोहरा ले रहे हैं, सभी लोग याद कर लेंगे। और देखिए जो कुल कोटि हैं अपन इनको कल फिर से अच्छे से दोहरा लेंगे। जाति तो लगभग अपन लोगों को याद हो ही गई हैं, और सभी लोग जातियों के बारे में अच्छे से याद रख लें। 7 लाख, पृथ्वी का है 7 लाख, जल का है 7 लाख, अग्नि का है 7 लाख, वायु का है 7 लाख, और नित्य निगोच 7 लाख, इतर निगोच 7 लाख, वनस्पति का है 10 लाख, 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख, 4 इंद्री 2 लाख, और फिर नरक, देव, ये सब 4 लाख, पंचेंद्री त्रियंच भी 4 लाख, मात्र मनुष्य 14 लाख। तो ये तो विशेष याद कर लीजिए, फिर अपन लोग कुल कोटि को 2-4 बार और समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे छठवां गुणस्थान। क्या लगवाएंगे? छठवां गुणस्थान। अब समझिए ध्यान से, दीदी राशि दीदी हैं और जो भी नए एकदम है तो समझ लें। छठवां गुणस्थान मुनि महाराज का गुणस्थान है और प्रमाद सहित मुनि महाराज का गुणस्थान है।
छठवें गुणस्थान में हम 24 स्थानों को लगाएंगे। 24 स्थानों के माध्यम से हम छठवें गुणस्थान को समझेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि छठवें गुणस्थान वाले जीव कौन सी गति के होते हैं, मतलब कौन कौन सी गति के जीव छठवें गुणस्थान में जा सकते हैं। तो ये हम पहले लगाएंगे, गति को पहले लगाएंगे। तो चलिए देखिए, फटाफट अपने हैंड रेस हो गए हैं, सब बताने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम बताएंगे। तो चलिए प्रेमलता दीदी आप बताइए कि छठवें गुणस्थान वाले जीव कौन सी गति के होंगे। भैया जी मनुष्य गति के होंगे, क्योंकि उनका गुणस्थान 1 से 14 गुणस्थान है। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का इतना गुणस्थान नहीं है। नारकियों का 1 से 4 है, देवों का 1 से 4 है और त्रियंचों का 1 से 5 है। मात्र मनुष्य ही होंगे। बहुत बढ़िया। अब हम लोग गति को समझ लिए हमने कि छठवें गुणस्थान वाले जीव मनुष्य ही होंगे, कोई और जीव छठवें गुणस्थान में नहीं जा सकता। राशि दीदी, आप गुणस्थानों के बारे में एक वीडियो निकली हुई है, आपको यदि प्राप्त नहीं हुई हो तो अभी है नहीं भैया जी मेरे पास है। देख लीजिए आप, मिल जाएगी वहाँ पे आपको, और मिल गई हो तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो विजेता दीदी या दीदी रेणु दीदी भेज देंगी आपको, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भैया जी ग्रुप पर भेज दूंगी। हाँ, ग्रुप में एक बार डाल देंगे तो फिर से सबको मिल जाएगा। अब अपन लोग देखते हैं, गति के बाद आता है दूसरा नंबर। हमें 24 स्थान लगाना है, अब दूसरा स्थान लगा रहे हैं छठवें गुणस्थान में। अब छठवें गुणस्थान में ये समझेंगे कि छठवां गुणस्थान वाला कौन सी इंद्री वाला जीव जा सकता है। क्या एक इंद्री भी जा सकते हैं, क्या 2 इंद्री भी छठवें गुणस्थान में जा सकते हैं, क्या कि 3 इंद्री ही जाएंगे, या चौथे इंद्री वाले जा सकते हैं, या पंच इंद्री ही जाएंगे। तो ऐसे कौन से जीव हैं इंद्रियों में कि जो छठवें गुणस्थान में जाएंगे। तो देखिए बहुत सारे हैंड रेस हो गए हैं, फटाफट। तो ये तो बहुत सरल विषय लग रहा है सबको कि बहुत जल्दी से बता देंगे। नेहा दीदी ने हैंड रेस नहीं किया, पल्लवी दीदी ने हैंड रेस नहीं किया, सुजाता दीदी ने नहीं किया, मतलब सबको याद नहीं है। सम्मेत भैया को पता नहीं है कि कौन से इंद्री वाले छठवें गुणस्थान में जाएंगे। हैंड रेस करेंगे जिनको पता है फटाफट। हाँ, बहुत बढ़िया। शिक्षा दीदी आपको पता नहीं है कि मुनि महाराज कौन सी इंद्री वाले जाएंगे छठवें गुणस्थान में, कौन सी इंद्री वाले जीव रहेंगे। हैंड रेस भैया पंचेंद्री। तो हैंड रेस करके रखिए। चलिए, तो अस्मिता दीदी भी आ गई हैं। अब बताएंगे सुजाता दीदी, आप बताइए। मराठी मध्ये सांगा न कन्नड़ मध्ये सांगा, कौन से गुणस्थान छठवें गुणस्थान में कौन सी इंद्री जीव जाएंगे। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की पंच इंद्री वाला। सुजाता दीदी कहाँ चली गई, लेफ्ट हो गई क्या। चलिए लेफ्ट ही हो गई शायद दीदी। सुनीता दीदी आप बताइए। मनुष्य गति व त्रियंच गति के जीव छठवें गुणस्थ तक जा सकते हैं। म्यूट मार रही। सन्मति दीदी ने कहा है कि नहीं, गलत है ये बात। चलिए तो फिर कौन सी, चंदा दीदी आप बताइए क्या सही है। गति वाली चीज़ नहीं पूछ रहे हम लोग, इंद्री वाली चीज़ पूछ रहे हैं, कौन सी इंद्री वाली चीज़। चलिए जल्दी बताइए दीदी। संजू दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, पंचेंद्रिय मनुष्य जाएंगे छठवें। बहुत सुंदर, मात्र पंच इंद्रिय मनुष्य ही जाएंगे। अनीता दीदी आप ध्यान से नहीं सुन रही हैं, नींद आती रहती है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझें। सुनीता दीदी, अनीता दीदी तो हैं शायद, सुनीता दीदी।
त्रियंच थोड़ी ना छठवें गुण स्थान में जाएगा, त्रियंच तो 5वें तक ही जाता है। मुनि महाराज बन सकते, त्रियंच मुनि बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, तो फिर कैसे जाएंगे? चलिए आगे चलते हैं। अपन ने गत इंद्री को समझ लिया। अब काय में आते हैं। तो पहले उपयोग में लाइए कि काय कौन कौन से होते हैं। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, तृष काय, ये 6 काय हैं। इनमें से कौन सी काय वाले जीव छठवें गुण स्थान में जा सकते हैं? चलिए फटाफट बताएंगे। जी वंदना त्रस। कौन बता रहे हैं? सुजाता दीदी। हाँ, तृषकाय जीव जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो तृषकाय के जीव ही मात्र छठवें गुण स्थान में जाएंगे। पृथ्वी काय, जल काय क्यों नहीं जा सकते सुजाता दीदी? हेड रही कहाँ गई सुजाता दीदी? त्यांचं गुणस्थान कमी आहे। किती आहे? किती आहे? फक्त पहला आहे। चलिए आगे चलते हैं। अब काय के बाद योग आता है। मन योग, वचन योग और काय योग। और मन के 4 भेद अपन ने समझे थे। सत्य मन योग, असत्य मन योग, उभय मन योग, अनुभय मन योग। वैसे ही वचन के भी समझे थे और काय के समझे थे। तो 15 योग होते हैं। इन 15 योगों में से कौन कौन से योग वाले छठवें गुण स्थान में रह सकते हैं? चलिए अश्मिता दीदी बताइए। म्यूट मार रही सुजाता दीदी, म्यूट मार रही। हाँ अश्मिता दीदी जुड़ी हैं क्या? चलिए शायद नहीं है। वंदना भैया जी, कोमल भाई ने अस्मिता दीदी नहीं जुड़ी है भैया जी। जुड़ी हैं। हाँ बोली दीदी। भैया जी नहीं बोल पाएंगे आज। चल ठीक चल, कोई दिक्कत नहीं। कौन बोलेगा? अरुणा दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। योग में आएंगे 13 योग। 13 योग होंगे। कौन कौन से 2 नहीं होंगे? बहुत सुंदर। 2 योग मात्र नहीं होंगे, वैक्रियक काय योग और वैक्रिक मिश्र काय योग। ये 2 योग नहीं होंगे, बाकी 13 योग होंगे। बहुत बढ़िया। अब अपन लोग योग भैया जी 11 योग होंगे। कैसे भैया जी 13 नहीं 11। 13 कैसे, 11 कैसे होंगे? मैं बताऊं भैया जी? हाँ बताओ ना। 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक और 2 आहारक। 1 औदारिक और 1 आहारक। बहुत बढ़िया। मतलब 1 आहारक 2 है। हाँ ठीक। 4 मन के, 4 वचन के, 1 औदारिक का, 2 आहारक के। हाँ, मिश्र वाले नहीं होंगे और कार्बन काय नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, सही है। तो 11 योग होंगे दीदी, थोड़ा सा। बहुत अच्छा। तो छठवें गुण स्थान में 11 योग रहेंगे। अब छठवें गुण स्थान में वेद कितने रहेंगे? फटाफट करेंगे। हैंड रेस कौन बताएगा? चलिए नेहा दीदी बताइए, कितने वेद रहेंगे छठवें गुण स्थान में? छठवें गुण स्थान में 3 वेद होंगे। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, क्योंकि सबका गुण स्थान 1 से 9 तक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो छठवें गुण स्थान में वेद 3 होंगे। स्त्री वेद भी, पुरुष वेद भी, नपुंसक वेद भी। अब छठवें गुण स्थान में कसाएँ कितनी होंगी? ये कौन बताएगा? 1 मिनट। चलिए जूली दीदी बताइए। म्यूट मार। 1 मिनट दीदी, किसकी आवाज़ आ रही है? सुनीता दीदी म्यूट में, सुनीता दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए दीदी। अनंतानुगत
वाली भी नहीं रहेगी, अप्रत्याखान नहीं रहेगी और प्रत्याखान भी नहीं रहेगी, संतुलन की रहेगी और 9 कसाय रहेगी। कितनी कसाय 4 रहेंगी? 8 12 नहीं रहेगी, 13 रहेगी। बीच में कौन बोल रहा है? नहीं, मैं बोली 13 नहीं रहेगी, 13 रहेगी कसाय। 13 रहेंगी। चलिए 13 कसाय रहेंगी। प्रियांशी दीदी बताइए सही है कि गलत है? 13 कसाय रहेंगी। भैया जी 4 संजीवन की और 9 कसाय एक टन तक। बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। कषाय के बाद आता है अपना नंबर ज्ञान का। ज्ञान कितने होंगे छठवें गुण स्थान में? ये बहुत सोच समझ के बोलना है। कौन बोलेगा? सन्मति दीदी बताइए। वंदना भैया जी, ज्ञान दोनों मनोपर्य ज्ञान आणि केवल ज्ञान, ये दोनों रहेंगे। हाँ अच्छा, दोनों रहेंगे। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं रहेंगे। मती ज्ञान श्रुत ज्ञान असते की मती ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधी ज्ञान मनपर्य ज्ञान आणि 4च ज्ञान। 4 ज्ञान रहेंगे, केवल ज्ञान नहीं रहेगा। बहुत अच्छा। तो ज्ञान के बाद आता है अपना संयम। संयम कितने रहेंगे? कौन बताएगा? चलिए रतन दीदी बताइए। छठे गुणस्थान में 3 संयम रहेंगे, सामायिक क्षेत्र स्थापना और परिहार विशुद्धि। टोटल कितने? 3 रहेंगे। सामायिक क्षेत्र प्रस्थापना परिहार विशुद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए संयम के बाद लेशा। चलिए लेशा कौन? विजेता दीदी। दर्शन। चलिए दर्शन के बारे में बताएंगे राजगोंडा दीदी, कस्तूरी दीदी। हाँ वंदना भैया जी। हाँ दीदी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीनों रहेगा। बहुत सुंदर। वंदना भैया जी। 3 दर्शन रहेंगे, केवल दर्शन को छोड़कर 3 दर्शन रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे दर्शन के बाद आएगा लेशा। विजया दीदी लेशा के बारे में बताएंगे। वंदना भैया जी, लेशा 3 पीत पद्म और शुक्ल 3 ही लेशा आएंगे, क्योंकि बाकी के कृष्ण नीला और कापोत जो लेशा है अशुभ लेशा, उनका गुणस्थान 1 से 4 है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पद्म और शुक्ल लेशा है 3 आएंगे। बहुत सुंदर। लेशा के बाद आ गया अपना क्या आएगा? भव्य सम्यक संगी आहारक। तो भव्य रहेंगे कि अभव्य रहेंगे? छठवें गुणस्थान में जो जाएगा जीव वो भव्य रहेगा या अभव्य रहेगा? राशि दीदी। भव्य। बहुत बढ़िया, भव्य ही रहेगा, क्योंकि अभव्य का जीव का पहले ही गुणस्थान होता है। मुनि महाराज जो भी बनेंगे तो वो भव्य ही होंगे। बहुत अच्छा। अब अपन लोग भव्य के बाहर आते हैं सम्यक्त। सम्यक्त कितने होते हैं और छठवें गुण स्थान में कितने रहेंगे ये बताएंगे। कौन बताएंगे? अभी तक किसने नहीं बताया? विजेता दीदी बताइए। विजेता दीदी नहीं है क्या? चलिए प्रियांशी दीदी आप बताइए। सम्यक 6 होते हैं, मिथ्या, साधारण, सम्यक, उपसम, उपसम और छाये। इसमें है ना 3 सम्यक रहेंगे, उपसम, उपसम और छाये। 3 सम्यक्त रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
छठवें गुणस्थान में 3 सम्यक्त रह सकती हैं। चलिए सम्यक्त का 4 से लेकर 7, क्षायोत्सम का 4 से लेकर 7 और साइड का 4 से लेकर 14 गुणस्थान होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे अपन लोग संगी। संगी में कौन रहेंगे? संगी रहेंगे, कसंगी रहेंगे, कौन बताएगा? छठवें गुणस्थान में संगी रहेंगी, कसंगी रहेंगी? शिक्षा दीदी बताइए। संगी रहेंगी, शिक्षा दीदी भी चली गई क्या? चलिए प्रेमलता दीदी बताइए, संगी रहेंगी क्या संगी रहेंगी? भैया जी संगी रहेंगे। भैया जी संगी असंगी का रहेंगी। गुणस्थान 1 होता है, इसलिए वो नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए तो अब आ गए आहारक। आहारक के बारे में बताएंगी अनीता दीदी। आहारक रहेगा क्या नाक रहेंगे छठवें गुणस्थान में? आहारक रहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आहारक रहेंगे। अब अपन आ गए आहार, अपने ये 12-14 मार्गणाएँ हो गई। अब अपन आ गुणस्थान। तो छठवें गुणस्थान में कौन सा गुणस्थान रहेगा? कौन बताएगा? चंद्रकांता दीदी बताइए, छठवें गुणस्थान में कौन सा गुणस्थान रहेगा? आज चंद्रकांता दीदी क्या मौन है क्या? आवाज़ नहीं जा रही शायद उनके पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कौन बताएगा? मैं बता दो जी। कौन? सुनीता दीदी। हाँ निशांग बता का दो। भैया जी हाँ बता दो, बता सांगा। प्रमत्त विरक्त गुणस्थान होते हैं। प्रमत्त विरक्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अगले क्रम में आते हैं। अब आ गए अपन लोग जीव समास। छठवें गुणस्थान में कितने जीव समास रहेंगे सम्मेद भैया? वंदना भैया जी। हाँ एक जीव समास रहेगा पंचेंद्रिय बादल, संगी पंचेंद्रिय बादल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब संगी अपना आ गया आहारक। आहारक जीव समास। जीव समास के बाद पर्याप्ति। विजिता दीदी कितनी रहेंगी पर्याप्ति? कहाँ गई आज विजिता दीदी? चली गई? विजेता दीदी जा चुकी भैया जी। अच्छा चली गई क्या? चल कोई बात नहीं है। तो पल्लवी दीदी आप बताइए कितनी पर्याप्ति रहेंगी छठवें गुणस्थान में? 6 पर्याप्ति रहेंगी सारी की सारी। और प्राण? प्राण 10 रहेंगे। प्राण 10 रहेंगे, बहुत अच्छा। और अब आगे प्राण के बाद संज्ञा। तो संज्ञा कौन बताएगा? संभव दीदी बताइए, संज्ञा कितनी रहेंगी? ये जी 4 रहेंगी। 4, बहुत अच्छे। अब संज्ञा के बाद आ गए संज्ञा। संज्ञा के बाद अपन आ गए ध्यान में। तो ध्यान कितने रहेंगे रेणु दीदी? जी भैया जी, ध्यान रहेंगे हमारे 7, 3 अर्थ ध्यान और 4 धर्म ध्यान। 3 आर्त ध्यान और 4 धर्म ध्यान, बहुत सुंदर। 3 अर्थ ध्यान और 4 धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, निदान बंद को छोड़ के, बहुत बढ़िया। अपना धर्म ध्यान में 3 रहेंगे, 4 रहेंगे और अपने अर्थ ध्यान भी रहेंगे। भैया जी धर्म ध्यान में 4 रहेंगी, हाँ, और अर्थ ध्यान में निदान को छोड़ करके बाकी 3 रहेंगे। चलिए अब आ गए अपन लोग ध्यान के बाद आ गए आश्रम में। तो आश्रम कितने रहेंगे कौन बताएगा? भैया जी उपयोग रह गया बीच में। उपयोग रह गया। उपयोग। चलिए उपयोग के बारे में बताएंगे, कौन बताए? रानू दीदी बताइए, उपयोग कितने रहेंगे छठवें गुणस्थान में?
हाँ भैया जी वंदना। उपयोग रहेंगे भैया जी 7। कौन कौन से? उपयोग 7 रहेंगे। 4 ज्ञान और 3 दर्शन। बहुत सुंदर। एक दर्शन कौन सा नहीं लिया अपन ने? केवल दर्शन नहीं लिया। और उपयोग ज्ञान कौन सा नहीं लिया? नहीं केवल वाला ज्ञान नहीं लिया भैया, बाकी तो ये दिए मति ज्ञान, सुख ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्रम में आश्रव। तो आश्रव के बारे में बताएंगे। आश्रव के बारे में बताने के लिए अनीता दीदी बताइए। योग 18 अध्याय 13। फिर से बोलिए। योग 18 हाँ 13। टोटल कितने हो गए? 24 आश्रव रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 5 मिथ्यार्थ चले जाएंगे, अवृत्ति भी चली जाएंगे, मात्र 4 और इस प्रकार से आश्रव हो गए अपने योग और मात्र कषाय से संबंधित। बहुत भैया अच्छा। जी एक डाउट पूछूं? हाँ पूछिए ना, पूछिए। उपयोग जो अभी 11 बोला ना, सॉरी 7 बोला ना, तो उपयोग में ज्ञानोपयोग के जो है ना वो उनका केवल ज्ञानोपयोग तक, यानी सुमति, सुश्रुत, सुअवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 हो गए। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 3, यानी 8 होने चाहिए ना? क्या चीज उपयोग दीदी? ज्ञानोपयोग। क्या बोल रही हैं आप? किस विषय में? उपयोग के बारे में पूछ रहे हूँ। हाँ। अभी पहले दीदी ने 7 बोला था। हाँ। लेकिन मुझे लगता है 8 होने चाहिए ना? कौन कौन से? ज्ञानोपयोग के 5 और ज्ञान उपयोग के कितने? नहीं, ज्ञानोपयोग के 5 होने चाहिए और दर्शनोपयोग के 3, यानी 8। 5 कौन से लेंगे अपन? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान उपयोग का भी 3 से 14 तक दिया है ना? नहीं, केवल ज्ञान का 3 से 14 से कितने दिया है? केवल ज्ञानोपयोग नहीं है, 13-14 है भैया, सॉरी। हाँ बराबर है, 7 बहुत सही है वो। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे अपना जाति। जाति को लगाते हैं अपन लोग। जाति कितनी होंगी? कौन बताएगा? जातियाँ। सुजाता दीदी बताइए कितनी जाति होंगी 6वें गुणस्थान में? 14 लाख जाति। विजय दीदी म्यूट मार रही। विजया दीदी हाँ म्यूट कर, ठीक है। सुजाता दीदी बता रहे हैं आप? चलो अरुणा दीदी बताइए, आप बताइए। चलिए अरुणा दीदी को आवाज़ नहीं आ रही शायद। रतन दीदी आप बताइए कितनी रहेंगी जातियाँ? कितनी रहेंगी? 14 लाख रहेंगी मनुष्य संबंधी। 14 लाख रहेंगे मनुष्य संबंधी, क्योंकि वहाँ पर 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाति को भी लगा लिया। अब आ गया कुल कोटि। कुल कोटि कितनी रहेंगी? जूली दीदी बताइए। 14 लाख कोटि मनुष्य की रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अपन ने आज म्यूट मार रही अपन ने 6वें गुणस्थान को बहुत अच्छे से समझ लिया है।
कल अपन लोग 7वां और 8वां गुण स्थान को भी समझेंगे। अब बहुत सरल है, आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आगे उतना उतना कम और आनंद आता जाएगा, भेद कम होते जाएंगे और आनंद बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए समाप्त करते हैं आज की क्लास को। 2 मिनट के कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज पर्याप्त समय हो चुका है।